लड़की पढ़ने में आगे बढ़े तो 4 ब्राह्मण आकर के घर में बैठेगा और कहेगा अरे साहब आजकल पढ़ाई लिखाई से क्या हो रहा है, पढ़ लिख के कौन कलेक्टर बन रहा है, बच्चे को बिजनेस में लगाओ बड़ा आगे जाएगा। और अपना बच्चा नालायक हो जाए तो भी उसे डीयू जेएनयू में एडमिशन करा करके आगे बढ़ाता है। ये है कल्चरल हेजेमनी, हमारे लोगों को डिमोरलाइज करता है और अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। जीरो की खोज कब हुई? जब खोज ही इतनी बाद में हुई है तो 4 लाख साल पहले सदियों को तुमने जोड़ा घटाया करके था। डेरियान सोल के इस पिछड़ा वर्ग बुद्धिजीवी परिवार की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण और सभागार में मौजूद साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है पिछड़ा वर्ग बुद्धिजीवी सम्मेलन, यानी इस तरह के हर कार्यक्रम को आप इस रूप में देखें कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू न होता, मनुस्मृति का संविधान लागू होता, तो वो ये मानते कि बुद्धिजीवी तो केवल वही होता है जो मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय, बाकी लोग तो पैरों से पैदा हुए, उनमें कोई बुद्धिजीवी नहीं। मैं आपके कार्यक्रम की इसलिए तारीफ करूंगा कि आपने हक से ये बात कही कि अब इस मुल्क को बनाने वाले लोगों ने अपने बीच से बुद्धिजीवियों को पैदा किया है, वो अपने इस भविष्य को बनाने, बचाने और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं पहली बार इस इलाके में आया हूं और ये जो रिश्ता बना है हमारा और आपका, मंच पर बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनसे मैं पहले से परिचित हूं, लेकिन बाकी हम तो जानते नहीं आपको, लेकिन लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, ये जानते हुए कि इस आज के दौर में कोई मूर्ति स्थापित करके जागरण करवाना बहुत आसान काम है, कोई धार्मिक रैली करवाना उससे भी आसान काम है, लेकिन एक बौद्धिक कार्यक्रम कराना, वो भी इतने बुद्धिजीवियों को एक साथ जुटा करके, ये बहुत मुश्किल काम है। वो आपने किया, हमें आमंत्रित किया। यह रिश्ता किसी पद का मोहताज नहीं। नवीन जी बैठे हुए हैं, ये कोई मीडिया में बहुत बड़े पद पर थोड़ी है, इन्होंने जो नौकरी छोड़ दी, जहां अपने मन मुताबिक बोलने की जगह ना हो, यानी पद को ठुकरा दिया। जेएनयू के शोधार्थी बैठे हैं, अभी शोध कर रहे हैं। हमारी एक पत्रकार बहन बैठी है, बांदा के इलाके से आई हुई है। ये सारे वो लोग हैं जिनके पास कोई बहुत बड़ा पद या रुतबा नहीं है। आपने मुझे आमंत्रित किया है, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 12 साल से ठेके पर प्रोफेसर हूं, परमानेंट भी नहीं हूं, ठेके पर प्रोफेसर। उसके बाद भी, जिसका मतलब कोई भरोसा नहीं है, मुझे अगर आज बाहर निकलना पड़ता है तो पहले अपने कॉलेज को बताना पड़ता है कि मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं। आपने ऐसे लोगों को आमंत्रित किया, जबकि आप चाहते तो बहुत बड़े बड़े पद वालों को, बहुत बड़े बड़ी डिग्री वालों को आप बुलाते। मुझे लगता है कि आपने बुलाया है तो केवल एक बात देख करके कि हम सब का रिश्ता आपसे केवल इसलिए जुड़ा है कि हमारे जहन में भी वही विचार, वही ख्याल और वही संघर्ष है जो आपके मन में है। ये विचारों और संघर्षों का रिश्ता है और ये सबसे बड़ा रिश्ता मैं इसे मानता हूं। और इसलिए ऐसे वक्त में तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए
जब आप ये हिम्मत कर लेते हैं कि ऐसा आयोजन कर ले रहे हैं, जब ऐसा आयोजन करने पर लोगों को जेल में डाला जा रहा है, नौकरी छीनी जा रही है, और हमसे बेहतर तो आप लोग जानते ही। ऐसे वक्त में जब मेरी पोस्ट शेयर कर देने पर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, आप हमें बुला रहे हैं तो आप भी जोखिम उठा रहे हैं, आप सम्मान कर रहे हैं तो हौसला बढ़ा रहे हैं। जब हौसला बढ़ा रहे हैं तो हम थोड़ा और ऐसा बोलेंगे जिसे बोलना जरूरी है, भले उसके लिए जेल में जाना पड़े या बुलडोजर का सामना करना पड़े। क्योंकि जिन लोगों की तस्वीरें आपने मंच पर लगाई हैं, मैं आयोजकों को सैल्यूट इसलिए भी करता हूं कि अगर इस मंच की तस्वीरों में वो महिलाएं सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख के बाद फूलन देवी की तस्वीर लगाकर ऐसा लगता है कि आपने तो हमारा दिल ही जीत लिया है। और उसके बाद मंच पर इतने पुरुषों के बाद कितने भी भारी भरकम लोग हो, अगर महिलाएं चाहे वो कंचना हो या हमारी बहन जो बांदा से आई है, अगर ये लोग इस मंच पर न बोली होती तो मैं इस कार्यक्रम को फेल कार्यक्रम समझता, लेकिन आपने उसका भी सम्मान रखा है। सैल्यूट करिए अपने घर के ऐसे लोगों को जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए हम लोग थोड़ा देर से आए, क्योंकि हम लोगों के पास आने का रास्ता तो वही है जिस रास्ते लोग आते जाते हैं। अगर हमारे पास भी कोई बुलबुल होती तो उस पर बैठकर जल्दी आ गए होते आते हैं। आप लोग समझ गए ना? इस देश में ऐसे ऐसे बाकी वीर रहे जिन्होंने खुद ही अपने नाम के आगे वीर जोड़ा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बाद में आने वाले लोग उन्हें वीर तो कभी नहीं कहेंगे, इसलिए अपने ही नाम के आगे वीर जोड़ लिया और बुलबुल पर बैठकर पूरा भारत घुमा करते थे। ऐसे मजाक के दौर में हम आपके सामने खड़े हैं, जब चारों तरफ मजाक बनाया जा रहा है। जिन संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों, राजनीतिक संस्थाओं के पतन की चिंता आपको है, इसकी चिंता अब इस मुल्क में किसी को बची नहीं है। हमने उनको सत्ता सौंप दी जो सत्ता पाने के रास्ते ही वो चुने थे, जो राजनीतिक और संवैधानिक संस्थाओं के दमन के आधार पर तय था। जब वो उस रास्ते चलकर आए तो वो वही काम करेंगे जो वो कर रहे हैं। उन जालिमों, जुल्मियों से कम से कम एक बात तो सीखनी चाहिए हमारे लोगों को। और जो बात नवीन जी ने जिस ट्रैक पर इस बातचीत को रखा है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। इस मंच का इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत अच्छे से। जो सत्ता में बैठे हैं उनके जुल्म को गिनाया जाए, उनकी आलोचना की जाए, आप भी खूब ताली बजाएंगे और वो आलोचना हम करेंगे भी, मगर एक आलोचना उनकी भी होनी चाहिए जिनको हमने भी सत्ता सौंपी थी, तो वो क्यों वो काम नहीं कर पाए जो काम वो कर सकते थे और इन लोगों को आने से रोक सकते थे। यह आलोचना अपने लोगों की भी होनी चाहिए, और वो आलोचना थोड़ी मुश्किल होती है, उसको बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आत्मा आलोचना होती है। और वो आलोचना ये है कि सीखिए कैसे 95-97 साल हो गया एक संगठन जो इस देश को बांटने, तोड़ने और नफरत कराने के लिए बना था। मैं सीधे वो एक पहले जमाने में होता था ना किससे, कि वो जो एक अपराधी है उसकी जान किस तोते में बसी है, हम उस पर वार करें, तब जाकर समझ में आएगा कि चुनौती किसकी है। ये जो लोग प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मंत्री बने हैं, ये तो वैसे ही रबर स्टाम्प हैं। असली तो दुश्मन वो सांस्कृतिक संगठन है जो 95-97 साल से काम कर रहा है, जिसके विचार में है नफरत, हिंसा और दमन। क्योंकि उसे जब जरूरत पड़ी तो उसने इस देश में आजादी की लड़ाई के खिलाफ खड़े होकर के अंग्रेजों का साथ दिया। जब उसे जरूरत पड़ी तो हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, थोड़ी बहुत भोजपुरी आप लोग समझ जाते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 का काम, 3 की संख्या को बड़ा अशुभ मानते हैं। उसी विचार वालों ने इस देश के तिरंगे का विरोध किया था ये कह करके कि इसमें तो 3 रंग हैं, हम 3 रंग के झंडे को नहीं मानते, हमारा झंडा भगवा है। आज वो सब
के सामने पेश करके भी वोट पा रहे हैं, सीट जीत रहे हैं। चिंता हमारी ये होनी चाहिए। आप सोचिए किस जगह पर खड़े, जिनकी खुद की देशभक्ति संदिग्ध थी, आज वो सबसे बड़े देशभक्ति के लंबरदार बने हुए हैं और सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती तो हमसे हुई ना। वो लोग पहले दिन से, उनकी एक विचारक ने किताब लिखी 1940 में प्रकाशित भी हो गई, बंच ऑफ थॉट, हिंदी में अनुवाद उसका विचार नवनीत। उस किताब में पहले दिन से लिखा था कि यह जो राष्ट्र है, पितृभूमि, ओरिजिन लैंड क्या है, जो यहाँ जन्म लिया उसी का ये है, और धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जो उन्होंने बहुत मेहनत की है साहब, ईमानदारी से, बेईमानी के काम को इतनी ईमानदारी से किया है। वो झूठ बोल रहा था इतने सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। तो ये चीज, नफरत बोने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, बेईमानी करने के लिए जितनी मेहनत करनी थी, इस देश को तोड़ने के लिए जितनी मेहनत करनी थी, उतनी मेहनत करने वालों ने एक संगठन बनाया। संगठन नहीं टूटा। जब जरूरत पड़ी तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सॉफ्ट चेहरा बनाया कि हमारे यहाँ लिबरल लोग भी कहते थे अटल बिहारी तो बड़े अच्छे आदमी हैं, खराब पार्टी में। भूल गए कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय किसने वहां पर भाषण दिया था कि नुकीले पत्थर है, जमीन तो समतल करनी पड़ेगी। उसे भी कुछ लोगों ने नायक बनाया, लेकिन जरूरत पड़ी तो उसे पीछे करके राम मंदिर के नाम पर अभी तमाम हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, मंडल के विरोध में कमंडल का लहूलुहान रथ लेकर चलने वाले उसको अपना नेता बना दिया। और जब वही जाकर जिन्ना की तारीफ कर दिया तो उस व्यक्ति को अपना अगुआ बना दिया जिसने गुजरात दंगों में खुलेआम इस मुल्क के माइनॉरिटी अकलियत मुसलमानों को सीधे मारने और मरवाने का काम किया था, उसको अपना नायक बनाकर आगे कर दिया। वहां व्यक्ति केंद्र में नहीं है, विचारधारा केंद्र में है। अगर हमारी लड़ाई व्यक्ति से होगी, जब उनको लगेगा कि अब नरेंद्र मोदी से वो चुनाव नहीं जीत सकते, इनको भी मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, और दूसरा एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तैयार बैठा है जो उनसे ज्यादा नफरती है, उसको वो आगे कर देंगे। हमारे लोगों से एक बड़ी गलती क्या हुई, हमने विचारधारा को पीछे किया, व्यक्ति को आगे कर दिया। उन्होंने व्यक्ति को पीछे किया, विचारधारा को आगे कर दिया। इसीलिए ओबीसी, अपनी मां को ओबीसी मां का बेटा बताने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, दलित को राष्ट्रपति, महिला आदिवासी बनाया राष्ट्रपति। उसके बाद में काम क्या किया, राम मंदिर बनवाना, 370 हटाना, और उसके बाद आ गया ईडब्ल्यूएस। अब मैं उस बात पर आ रहा हूं जो आज का विषय है, संस्थाओं का पतन और संस्थाओं का विनाश। याद करिए वो इतिहास। और मैं तो एक बात के लिए भी खुश हूं कि ओबीसी समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं, वरना तो इस देश में केवल एक ताना मारा जाता है कि जिस दिन ओबीसी जाग जाए उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। ओबीसी सोया हुआ शेर है, ओबीसी के बीच कोई आंदोलन नहीं हुआ, ओबीसी के बीच कोई सामाजिक सांस्कृतिक बोध नहीं है। अब मुझे लगता है कि ओबीसी समाज के लोग भी, जिन पर आरोप लगता है कि वो केवल कांवड़ ढोटे हैं, अब वो लोग बौद्धिक सम्मेलन करके बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार की बात कर रहे हैं, मंडल की बात कर रहे हैं। इसके लिए भी आयोजकों को क्रांतिकारी सलाम है। और तब मैं केवल एक फौरी तौर पर एक भारत का नक्शा आपके सामने रख रहा हूं। आज आजादी के अमृत महोत्सव में एक झूठ इस देश को परोसा जा रहा है कि हम एक बहुत मुकम्मल मुल्क बन गए। इस मुल्क के आईन को बर्बाद किया जा रहा है, राष्ट्रवाद का उफान है। मेरा सवाल है कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र देश के नागरिकों से बनता है। आप कहते हो ये हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म है। आइए मैं आपको एक अतीत के पन्नों पर ले जाता हूं। जब इस मुल्क में सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां कौन धर्म कौन जाति कुछ पता ही नहीं। ये सब कहते हैं 4 लाख साल पहले सतयुग था, कई लाख साल पहले त्रेता था, उसके कई लाख साल पहले द्वापर था, अब कलयुग चल रहा है। और जब मैंने अपनी क्लास में एक दिन बच्चों को पूछा कि अगर लाख गिन रहे हो तो जीरो की खोज होने के बाद क्या होगा, और जीरो की खोज कब हुई थी? जीरो की खोज कब हुई? जब खोज ही इतनी बाद में हुई है तो 4 लाख साल पहले सतयुग को तुमने जोड़ा घटाया कैसे था?
ये तो सवाल है भाई। आप कैसे करोगे लाखों साल पहले जब पृथ्वी शेषनाग के फन पर ऐसे बैठी थी, कैसे कैसे मूर्ख बनाया गया दुनिया में कहीं भी। अब तो गैलीलियो की खोज हुई तब जाकर पता चला कि अरे भाई गैलीलियो को बुलाया वहां पर गिलोटिन करने के लिए। वहां पोप पादरी चर्च थे, राजा के सामने कहते हैं कि ये तो बाइबल के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड है। गैलीलियो को पेश किया गया, राजा ने पूछा कि तुम कहते हो कि पृथ्वी केंद्रित नहीं सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड है। गैलीलियो ने कहा नहीं साहब, मैं बिल्कुल नहीं कहता। उन्होंने कहा तुम तो शोध कर रहे हो, कहा वो सब ऐसे ही झूठ है, और छोड़ दिया गया। जब बाहर आया तो गैलीलियो से लोगों ने पूछा कि तुमने तो वहां झूठ बोल दिया, क्यों ऐसा किया? तो गैलीलियो ने कहा कि मेरा अभी रिसर्च पूरा नहीं हुआ है, अगर मैं अभी बोल देता तो ये मेरी गर्दन काट देते। जिस दिन मेरा रिसर्च पूरा हो जाएगा अपने आप धर्म की किताबें गलत हो जाएंगी और विज्ञान जीत जाएगा। आज विज्ञान आपके सामने, और उस वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण को हमें जिंदा करना। मुझे जब आने वाली चुनौतियों से लड़ने का कोई रास्ता नजर आता है तो पाखंडवाद, अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ शिक्षा, और शिक्षा से वो चेतना वाली शिक्षा जो आपको तार्किक और वैज्ञानिक बनाए, उसका इतिहास नजर आता है। और वो इतिहास सैंडो घाटी सभ्यता। अब एक बात सोचिए जरा, सैंडो घाटी सभ्यता, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए, अब उनके सामने ये सब बात कह रहे, कहने की धृष्टता कर रहा हूं, जबकि वो जब शोध करते हैं और जब ये बताते हैं कि ये बुद्धिस्ट इमारतें, बुद्धिस्ट विचार, बुद्धिस्ट लिपि इस देश में कहां है, तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पसीने छूट जाते होंगे। ऐसे बड़े सम्मानित लोग इस मंच पर बैठे हैं, और मैं उनसे छूट लेकर के कह रहा हूं, एक तार्किक वैज्ञानिक समाज था उस समय। संपूर्ण पर काटती हुई सड़कें, ढकी हुई नालियां, मुद्राओं का व्यापार और एक विकसित नगरीय सभ्यता, और उसके बाद वैदिक काल आ गया तो ग्रामीण सभ्यता। कोई समाज पीछे कैसे जाता है भाई? उसे तो आगे जाना चाहिए ना। इसका मतलब इतिहास गलत लिखा गया, इतिहास गलत लिखा गया। और उस इतिहास में अब और नजदीक आकर के जब पढ़िए तो बुद्ध, महावीर और उनके साथ मक्खलपुत्र घोषाल, और उन्होंने जो आजीवक धर्म अपनाया, आजीवक विचार अपनाया, वो पहला विचार ऐसा जो इस देश के कमेरा लोगों का विचार, मेहनतकश लोगों का विचार, नास्तिकवादी दर्शन था। वह ईश्वर और पाखंड को नहीं मानता था। और उसके बाद तो बुद्धिस्ट विचार तो सामने आया ही, उसने ईश्वर को नकारा और उसने पूरी समग्र मानवता को एक करने की बात की। वह परंपरा जब आगे बढ़ी तो कौन बुद्ध के खिलाफ काम किया? आज सब कहते हैं राम मंदिर, राम लला, हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, इसके नाम पर कुर्सी पाएंगे, और जब मंदिर बन जाएगा तो इस देश के बेरोजगार अशिक्षित लोगों को ड्यूटी लगा देंगे कि चलो अब मस्जिद के नीचे से शिवलिंग खोजना है, वहां आंदोलन करने चलो। ये किस बात का हिंदू राष्ट्र है भाई? अगर मंदिर बन गया तो वहां पूजा वूजा करनी चाहिए ना। अब खुदाई करवा रहे हैं कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो खुदाई कराने वालों, हमारा भी एक मान लो कहना कि जब खुदाई कराओ तो थोड़ी और गहरी कराना, जब तक वहां कोई बुद्धिस्ट अवशेष या कोई नास्तिकवादी दर्शन नहीं मिलेगा। उस नास्तिकवादी विचार और परंपरा पर कैसे आस्तिकता को थोपा गया है, मैं एक बात बस आपसे कहने आया। ये बौद्धिक लोगों की जमात, यहां और कोई बात करने की बजाय इस बात को हमें जनता तक ले जाना है साहब। और तब ये सवाल पूछना है कि बुद्ध किसके थे? बुद्ध का विचार जब आगे बढ़कर के आता है, जब इस देश में संतों का आंदोलन खड़ा होता है, इस देश में अभी राजेंद्र प्रसाद जी जब बताएंगे तो बताएंगे, कभी मौका मिले इनकी किताबें पढ़िए। ये जो 4 धाम के नाम पर बड़े बड़े धाम बनाए गए, ये किनके स्थल थे? ये किनका इतिहास था जो आपको पढ़ने को नहीं दिया गया? और उसके बाद वो जो कबीर की परंपरा आती है, रैदास की परंपरा आती है, काकर पाकर जोर के मस्जिद लई चनाय ताचड़ मुल्ला भाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे दौन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे दौन राह न पाई। और वो कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं।
ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। वो कबीर किसके थे? क्या वो भारत के विचारक नहीं है क्या? इस बात को विचार के रूप में लोगों तक ले जाना। अब तो मैं जब ये सब पढ़ रहा हूं तो मुझे चिंता है कि नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी, जैसे विश्वविद्यालय नाम का एक संस्थान बर्बाद किया जा रहा है, हो सकता है सिलेबस में कबीर खत्म कर दिए जाए, कबीर के दोहों को पढ़ाया ही न जाए। क्योंकि कबीर कहते हैं कि तुम कत बाबन हम कत सूद, और हम कत लोहू तुम कत दूध। अरे ये सवाल जो पूछा है उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? बहुत दिन तक रैदास को कैसे बर्दाश्त करेंगे? जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। एंटी कास्ट मूवमेंट तो हमारी विरासत में हमको मिला और उस विरासत को आगे बढ़ाया। नारायण गुरु अयंकाली और चोखा मेला से लेकर के तमाम लोग जो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में हुए, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, और कल ही उनका जन्मदिन था, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। और मैं तो बिहार में हूं, सरकार भी बदल गई है, जंगल राज आ ही गया है, तो थोड़ा इस जंगल राज का लाभ लेकर के कोटेशन मैं पेरियार का पढ़ना चाहता हूं। बाकी आयोजक लोग जाने कि हमारे जाने के बाद आपका क्या होगा। कोटेशन लिखिए, कोटेशन क्या है। और आज भी ये पेरियार का कोटेशन है, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, उनके किताब के साथ लाया हूं, कहेगा तो दिखाऊंगा। ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। यह काम पेरियार ने किया, और नास्तिकवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विचारक का नाम था ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार। और पेरियार आगे पूछते हैं कि हे इस देश के ईश्वर भगवानों, क्या तुम भूखे हो कि चढ़ावा चढ़वाते हो? क्या तुम कायर हो, हमेशा छिपे रहते हो, किसी को नजर नहीं आते हो? क्या तुम खुशामद पसंद हो, जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? क्या तुम मांसाहारी हो, जो निर्बल पशुओं की बलि करवाते हो? क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में सोना चढ़वाते हो? क्या तुम भोगी विलासी हो, जो देवदासियों से नृत्य करवाते हो? क्या तुम अंधे हो कि इस देश में हो रहा अन्याय अत्याचार तुमको नजर नहीं आते? क्या तुम बहरे हो, जो पीड़ित शोषित लोगों की आवाज नहीं सुन पाते? और उस पेरियार के विचार को मानने वाले लोग, जब दक्षिण में क्रांति हुई ना, तो उसका जो लोग आए, उसमें से उनकी विरासत वाले लोगों ने मंडल लागू करने के लिए 1983 में 3 महीने तमिलनाडु बंद किया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन किया दिल्ली में आकर के 1983-84 में। और उसके बाद लगातार, जैसे हमारे यहाँ यूपी में सपा बसपा हुआ करता था ना, वैसे वहां डीएमके एआईडीएमके पक्ष भी हम विपक्ष भी हम। जैसे आजकल ब्राह्मण लोग हैं, लेफ्ट राइट सेंटर तीनों में वही है, ध्यान से समझिए। और हमारे लोगों को कहा जाता है कि नहीं, हमारे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। नवीन जी जो बात कह रहे थे, इस समय सामाजिक न्याय अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी से अच्छा तो कोई कर ही नहीं रहा है। लेकिन किया क्या जा रहा है? मुहरा आपको बनाया जा रहा है। जंगल में कुल्हाड़ी लकड़ियों को काटने के लिए भेजी गई, तो कुल्हाड़ी के पक्ष में माहौल इसलिए बनाया गया कि जंगल की लकड़ियों से कहा गया कि कुल्हाड़ी में लगा हुआ जो मूठ है, जो हत्था है, वो तो आपका है। और जंगल की लकड़ियों ने कुल्हाड़ी का साथ दे दिया। एक दिन सारी लकड़ियां खत्म हो गई और कुल्हाड़ी ने जंगल का विनाश कर दिया। हमारे लोगों को कुल्हाड़ी में लकड़ी बना करके इस्तेमाल किया जाता है। उसी एक लकड़ी का नाम है नरेंद्र मोदी, उसी का नाम है रामनाथ कोविंद, और उसी का नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये बात कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि वैचारिक लोग थोड़ी हैं, और इसलिए वैचारिक लोगों में जो विरासत मिली तमिलनाडु में, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो किताब लिखी है एनिलेशन ऑफ कास्ट, उसके आखिर में उन्होंने कहा कि जाति खत्म करने के कई रास्ते, रोटी बेटी का संबंध, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो रहा है, लेकिन क्या मजाक यादव जी लोगों के साथ ही मौर्य जी लोगों क्या हो जाए? है क्या? हम लोग, हमारे यहाँ तो, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहां यादवों में भी ग्वाल और ढढोर, कृष्णौर और मजनौर तो आपके यहाँ भी है। आपके यहाँ कितना बांटा गया, और वो सब अपने क्या होता है, सारा एक दूसरे से शादी ब्याह कर करके एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। कल्चरल हेजेमनी समझिए। दलित पिछड़े घरों में अगर कोई लड़का या लड़की पढ़ने में आगे बढ़े
तो 4 ब्राह्मण आकर के घर में बैठेगा और कहेगा अरे साहब आजकल पढ़ाई लिखाई से क्या हो रहा है, पढ़ लिख के कौन कलेक्टर बन रहा है, बच्चे को बिजनेस में लगाओ बड़ा आगे जाएगा। और अपना बच्चा नालायक हो जाए तो भी उसे डीयू जेएनयू में एडमिशन करा करके आगे बढ़ाता है। ये है कल्चरल हेजेमनी, हमारे लोगों को डिमोरलाइज करता है और अपने लोगों को आगे बढ़ाता है। आपको वैचारिक लड़ाई सूक्ष्मता से लड़नी है। और तब मैं पेरियार को याद करते हुए उनकी राजनीतिक विरासत को याद कर रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब के आखिरी में एक चीज और लिखी थी कि मंदिर के पुजारी जाति देखकर नहीं होने चाहिए, मंदिरों में पुजारी कौन बनेगा इसका इम्तिहान होना चाहिए। और वो काम पेरियार की विरासत वाले एक मुख्यमंत्री ने कर दिया कि तमिलनाडु में पुजारी का भी इम्तिहान होगा और हर जाति के लोग पुजारी बनेंगे। हालांकि देखिए वैचारिक रूप से मैं इसके साथ हूं नहीं, ये मंदिर वंदिर की लड़ाई से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब तक दूर नहीं हो कब्जा करो इस मंदिर के संसाधनों पर और ऐसी सरकार को चुनिए जो कहे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अंबानी और अडानी की पूंजी को भी राष्ट्रीयकृत करेंगे और इस देश के सारे मंदिरों का पैसा भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, तब जाकर के इस देश में कोई बात। मंदिर में पुजारी का आरक्षण वही रहेगा और हमारे यहाँ कहा जाएगा कि आरक्षण जाति देखकर होगा। जो स्टालिन काम कर रहे हैं वो काम उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। 90 के बाद इन दोनों राज्यों में भी सामाजिक न्याय के नाम पर बहुत सारे काम हुए, लेकिन कहीं तो चूक रह गई साहब, कहीं तो कसक रह गई कि आज उत्तर प्रदेश तो हाथ से चला गया लगता है। वहां तो कौन व्यक्ति है वो अपना प्रचार भी बुलडोजर पर बैठकर कर रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री आपने देखा क्या कि जो कहता है कि मैं योगी हूं, और योगी होने का मतलब होता है कि वो अपनी जाति धर्म इन सब से ऊपर उठ जाता है, लेकिन वो मीडिया के सामने कहता है कि योगी मैं उस क्षत्रिय जात में आता हूं जिस क्षत्रिय जात में भगवान राम भी पैदा हुए। ऐसा योगी कोई योगी हो सकता है? अब मैं एक कोटेशन पढ़ रहा हूं उन्हीं कबीर का, और इसका किसी राज्य के मुख्यमंत्री से कोई रिश्ता नहीं। आसन मार मंदिर में बैठे ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, कनवा फड़ाए जटवा बढ़ाइलो, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गई न बकरा, और मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ों रंगैले, और गीता बांच के जोगी होई गई न लबरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ऐसे झूठे मकारों लोगों का नाम है यहाँ। और इसलिए जो हमारी लड़ाई है साहब, मैं सहमत होते हुए नवीन जी की इस बात से कह रहा हूं, एक साथ कई मोर्चों पर आपको लड़ना है। आप तो केवल राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे तो नहीं हासिल होगा, पूरी लड़ाई उस 95 साल की सांस्कृतिक संगठन आरएसएस से लड़नी। असली लड़ाई उसकी है। क्यों? एक और उदाहरण दे रहा हूं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण हो गया, आपका विषय है कि संस्थाओं का कैसे पतन हो रहा है। संस्थाओं का पतन उसी दिन हो गया था जिस दिन न्यायालय में बैठकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राम मंदिर के पक्ष में आज फैसला सुनाता है और अगले दिन जाकर के राज्यसभा की शपथ लेता है। उस दिन कौन सा भरोसा बच गया कि आप निष्पक्ष न्याय देंगे? 2.5 महीने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय एक व्यक्ति बना है जो पिछले समय में तड़ीपार, जो इस समय गृह मंत्री है, उसका वकील था, और आते ही वो कहता है कि गुजरात दंगों में कोई दोषी नहीं है, और उसके बाद उस सारे केसों को बंद कर देता है। हमारे आपके लोग हैं ही नहीं, आप लड़ाई किससे लड़ेंगे साहब? न्यायालय में कौन बैठा है? लोग कहते हैं आरक्षण से मेरिट चली गई, और आजकल उन्होंने अपनी विचारधारा को लागू किया है। देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं सुदामा कोटे का आरक्षण, वो लागू कर दिया है। अब ये बात बताइए कि आरक्षण क्या है, ये 75 साल में इस देश के नागरिकों को समझाया ही नहीं। आरक्षण को कहा गया कि वो भीख है, बैसाखी है, गालियां दी गई। मैं बिहार में खड़ा हूं, कर्पूरी ठाकुर को याद करूंगा। उसी समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, और बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। और मैं अपने अतीत को इसलिए याद करता हूं कि देखिए अपमान कौन किया। आज कहा जाता है हिंदुओं एक हो, जुट हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है। अब ये बताओ कि कर्पूरी ठाकुर भी तुम्हारी परिभाषा में हिंदू थे, राम नरेश यादव भी हिंदू थे, और दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। ये कौन नारा बनाया था? हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से। समझ गए कि नहीं? ये किसी मुसलमान ने कहावत बनाई थी क्या? अहिर गणरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोर, ये किसी मुसलमान ने कहावत बनाई थी क्या? ये घोर जातिवादियों ने कहावत बनाई कि नहीं?
आपको जो इस मुल्क के कमेरा लोग हैं, जिन्होंने अपने हाथों से इस दुनिया को रहने लायक बनाया, उन्हें इन जालिमों ने बदनाम किया है, उनकी जात के नाम पर गालियां बनाई हैं। और आज जब हम अपने हक हुकूक की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आरक्षण बैसाखी है, आरक्षण मेरिट का नुकसान कर रहा है, और कहते थे कि ये मेरिट से खत्म हो जाएगा। और मैंने जब उसमें RTI लगाई, और अब तो पब्लिक डोमेन में है कि EWS में -19 नंबर पा करके राजस्थान में कोई प्रोफेसर बन गया, और 3 नंबर पा के उत्तर प्रदेश में कोई सिंचाई कर्मी भर्ती हो गया। EWS वाले जब 3 नंबर पा रहे हैं SC ST OBC से कम, तो ये बताओ झूठों कि मेरिट किसमें ज्यादा थी, तुम में या हम में? ये झूठ बोला है कि EWS वाले मेरिट से आते हैं। और जब से EWS लागू हुआ है तब से वो लोग आरक्षण को भीख और बैसाखी कहना बंद कर दिया। बंद किया कि नहीं? अब एक बहस हो रही है इस समय देश में, और उस बहस में कौन लोग लड़ रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं ने बड़े बड़े वकील भी पैदा किए होते तो आज EWS की लड़ाई में दक्षिण भारत के तमाम वकीलों के साथ उत्तर भारत के भी कुछ बहुजन वकील खड़े होते। यहां हमारी चूक हुई और ये मैं आलोचना कर रहा हूं। आपके वाइस चांसलर कहां है? आपके जज कहां हैं? आपके वकील कहां हैं? आपके डॉक्टर और इंजीनियर कहां हैं? और जो हैं वो लोग कहां खड़े हैं? कांशीराम ने एक किताब लिखी है, एक ही किताब ढंग से लिखी। उस किताब का नाम क्या है? सभागार में मौजूद लोग बताएं। चमचा युग। मैं सोचता हूं कि अगर कांशीराम आज होते तो चमचा युग की बजाय बेलचा युग लिखते, फरसा युग लिखते, क्योंकि अब उससे काम चल नहीं रहा। हमारे लोग जिनको सत्ता मिली, बहुत थोड़े से लोग ईमानदार रहे, संस्थाओं को मजबूत कम किया। और करते भी कैसे? उनके DMSP नहीं थे, उनके वकील जज नहीं थे। हमारे लोगों ने संस्थाओं को मजबूत करने का काम नहीं किया। और उत्तर भारत की आलोचना एक अर्थ में और कर रहा हूं, हमारे उत्तर भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन उसको थोड़ा कमजोर भी रखा गया। हमारे यहाँ लगा कि केवल राजनीति है सब कुछ है। अब हमारे यहाँ विधायक जी हैं, अच्छा चले गए लगा, विधायक जी हैं, ये लोग बता रहे हैं कि इनका सभागार है, ये कार्यक्रम करवाने के लिए इतनी मदद कर रहे हैं। ऐसे विधायक बहुत कम हैं। बिहार में है तो थोड़ा मदद हो जा रही है, उत्तर प्रदेश में होते तो कुछ भी नहीं कर पाते। आज मदद करते कार्यक्रम की और शाम तक इनके घर पे बुलडोजर चला देते। ये भी हो रहा है ना। लेकिन इससे लड़ने का तर्क क्या है? आगे बढ़ने का क्या है? हबीब जालिब पाकिस्तान के एक शायर, उन्होंने एक शेर लिखा, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, ध्यान से समझिएगा, उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें था न हो सकेगा कभी, तुम हिरस के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। ऐसे बेजमीर लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई। 90% लोग इस लड़ाई को क्या है, समाजवाद की धरती है, यहां नारा लगा था 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा है। 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इस इतिहास को लोगों को बताना जरूरी है, वो इज्जत और रोटी। और तब पेरियार को याद करता हूं कि उन्होंने सेल्फ डिग्निटी मूवमेंट चलाया। 75 साल बाद आज जब आपके बीच के बच्चे को मटका छूने पर मार दिया जाए तो बताइए आपकी डिग्निटी कहां है? आज भी घोड़ी चढ़ने से मना करते हैं, आज भी घोड़ी चढ़ने से मना करते हैं, डिग्निटी का है। फिर मुझे बिहार एक नए अर्थ में याद आता है। इस बिहार में बड़ा जुल्म और ज्यादती थी, बिहार वाले लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे। इस बिहार में जाति के नाम पर सेनाएं बनी थी, और इस देश में लक्ष्मणपुर बाथे शंकर विवाह में कोई दोषी जेल में नहीं है। लेकिन मेरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू, जिन्होंने रोस्टर की लड़ाई लड़ी, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, आज वो 2 साल से ज्यादा हो गया जेल में है। प्रोफेसर आनंद तेतुमड़े जेल में हैं, हमारे और आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे थे। और जिन्होंने दर्जनों लोगों को मारा, नरसंहार किया, वो सारे के सारे बरी हो गए। ये किस बात का राष्ट्र एक है भाई? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। लेकिन बिहार वालों ने इलाज थोड़ा ठीक से किया। बड़ा दिन हो गया कि बिहार से कोई खबर आई हो कि किसी को घोड़ी चढ़ने से मारा गया हो, है ना? ये बिहार में तो ये नहीं सुनने में आ रहा। उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा कम है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है अभी भी। ये मानसिक और सांस्कृतिक बीमारी थी, और जिसका इलाज करना भारत की आजादी के बाद इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिम्मेदारी। वक्त चूंकि कम है,
हमें निकलना भी है, लेकिन आखिरी में जाकर के अब एक रास्ता क्या हो सकता है, उस रास्ते का कैसे हम आगे चल सकते हैं। दो काम मुझे लगता है सबसे जरूरी है। नौजवानों की पीढ़ी को कांवड़ धोने के लिए, अरे अभी ये गणेश पूजा बीती है, गणेश पूजा में हमको पता चला कि हमारे उत्तर प्रदेश में आरएसएस ने पैसा दे करके दलित और ओबीसी बस्तियों में गणेश की मूर्तियां लगवाई। आप कभी पूछिए उन लोगों से जो आपको कांवड़ ढोने के लिए पैसा दे रहे हैं, मंदिर के लिए चंदा दे रहे हैं, चाहे उनके लोग हो चाहे हमारे लोग हो, उनसे पूछिए कि जब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई और आपके घर के बच्चे जो स्कूल और कॉलेज से एडमिशन वापस ले लिए, पढ़ाई छूट गई क्योंकि उनके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं था, अपने आसपास लोगों से पूछिए कितने लोगों ने चंदा देकर कितने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया है। मूर्ति के लिए आप भी पैसा देंगे। और मैं तो एक बात और कहता हूं, अब अंबेडकर और पेरियार और फूले और मंडल की मूर्तियों की जरूरत नहीं है, मूर्तियां तो आरएसएस वाले बनवा देंगे। इस देश का प्रधानमंत्री जो फेक ओबीसी है वो भी अंबेडकर के सामने झुककर कहता है अगर अंबेडकर ना होते तो हम भारत का प्रधानमंत्री नहीं होता। लेकिन जैसे ही झुक के उठता है, ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, सारा अंबेडकर से विराज करना। ऐसे झूठे लोगों से लड़ना है साहब। वो तो अंबेडकर की मूर्ति पर माला आपसे ज्यादा पहना देंगे, आप क्या करेंगे? आपसे ज्यादा जोर से जय भीम बोलेगा और अगले दिन सारी सरकारी शिक्षा और सारी सरकारी नौकरी को बेच देगा और हमारे लोग उनके साथ बैठकर उनके कंधे से कंधा मिला रहे हैं। ये सही है कि नहीं? मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और मैंने क्यों कहा कि मैं ठेके पर प्रोफेसर हूं, इसलिए नहीं कि आप पैरवी कर देंगे परमानेंट हो जाऊंगा। अरे आप लोग इतना हौसला देकर के ऐसी ऐसी बात बुलवा देते हैं कि अब परमानेंट होना तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, नौकरी चली जाएगी, वो हाल हमारा है। इसलिए लेकिन चिंता क्यों है साहब? 300 रुपए फीस थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हमने पढ़ाई की नवीन जी। आज वो जेएनयू के हमारे साथी बैठे हुए, पूछिए कितने रुपए फीस थी और किन पृष्ठभूमियों से निकलकर जेएनयू तक पहुंचे। 90 के बाद तो इस मुल्क के सार्वजनिक शिक्षा में डीयू जेएनयू में पहली बार इस मुल्क के कमेरा लोग जब यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, बड़ा बदनाम किया साहब, आरक्षण वाले आए हैं, आरक्षण लागू नहीं होने दिया। अभी उन्होंने कंचना ने बहुत अच्छा वो कोटेशन पढ़ा बीपी सिंह का और हमसे कहते हैं जातिवादी हैं सब। अरे हम जाति वालों की बात नहीं करते, हमारा अगर कोई यादव भी जाकर के आरएसएस में बैठकर इसे हिंदू राष्ट्र बनाएगा तो हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, हम बीपी सिंह और अर्जुन सिंह के साथ खड़े हैं जिन्होंने मंडल लागू किया था। और पूछिए ये नौजवान जब बीपी सिंह और अर्जुन सिंह को याद करते हैं तो ये कौन सा जातिवाद है? इसलिए जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ देने से सब कुछ विनाश हो जाए। और हमारे सामने अब कुछ मोहरे ऐसे बनाए जा रहे हैं, पसमानदा समाज के लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे जुल्म और ज्यादती का सबसे इंतहा है जिस राज्य में, वो उत्तर प्रदेश है। और वहां भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देंगे, लेकिन पसमानदा का एक मंत्री बना दिया है। पसमानदा की मंत्री का काम ही है जाओ पसमानदा लोगों को कहो कि अब भाजपा ही सामाजिक न्याय करेगी। हर जात के लोगों को ये किया जा रहा है। हमारे लोग विधायक जी बैठे हुए हैं, मैं इनके माध्यम से एक और गुजारिश करूंगा, चुनौती बहुत कठिन है और इनको क्या अपील करना, नेता को जिस दिन पता चल जाए कि मेरा समाज शिक्षा और रोजगार पर वोट देने को तैयार है, नेता कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, या जो मांगेगा वो बाहर निकलेगा, शिक्षा रोजगार वाला ही जीतेगा। हमारी भी तो कुछ गलती है, हम मंदिर के नाम पर वोट देकर चाहते हैं स्कूल बन जाए, विद्यालय खत्म होगा तभी तो देवालय बनेगा। और अब तो विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने का मतलब यह है, 300 रुपए फीस थी, हम लोग पढ़ लिए, 3000 की होती ना तो आजमगढ़ छोड़कर कहीं जा नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। और संस्थाओं में सबसे ज्यादा बर्बादी मीडिया वाली बात नवीन ने बोल दी है, और विश्वविद्यालय वाली बात मैं बोल के बस विराम लूंगा अपनी बात में कि इस देश के सार्वजनिक शिक्षा अगर थी तो कंचना जैसे और परविंदर जैसे लोग आ गए आपके सामने, जो बीपी मंडल को पढ़ते ही नहीं उन पर शोध भी कर रहे हैं। ऐसी हिम्मत और ऐसा जो रास्ता बना रहे थे, इससे उनकी हेजमनी खत्म हो रही थी। इसलिए न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा डीयू जेएनयू, और न वहां पर बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियार का नारा लगने लगे। इसलिए संस्थाओं को बर्बाद किया जाए,
सब कहते हैं मंदिर बनाओ, मंदिर की जरूरत है, और इस देश में मंदिर, मस्जिद और देवालय की लड़ाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के मूल्यों पर चलाई जाए। और इसलिए मैं आखिरी गुजारिश, नई शिक्षा नीति लागू हो गई, आप सब जानते हैं। जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस 400 गुना बढ़ाई गई और कुलपति से पूछा गया कि आपने क्यों बढ़ाया, तो कुलपति ने क्या जवाब दिया पता है? कि यूजीसी से एक लेटर आया है कि जितना पैसा आप जनरेट करेंगे उसका 3 गुना पैसा ही यूजीसी देगी। अगर हम फीस नहीं बढ़ाएंगे तो हमको लोन नहीं मिलेगा, और लोन नहीं मिलेगा तो विश्वविद्यालय में सैलरी नहीं दे पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस देश में अब विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए किसी छात्रों को फीस देने का पैसा सरकार के पास नहीं है, शिक्षकों को सैलरी देने का पैसा सरकार के पास नहीं है। सारी, अभी ये डालमिया नगर यही आपके डेरी आंसोल के पास है ना, बड़ा औद्योगिक नगर है ना, वो सारे सरकारी औद्योगिक क्षेत्र जो है वो निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं, क्योंकि सब घाटे में है। विश्वविद्यालय घाटे में है, सरकारी फैक्ट्री घाटे में है, और घाटे की चीज खरीद कौन रहा है? अंबानी अडानी, जो आपके सर का बाल भी बेच ले मुनाफे में, वो घाटे की कोई कंपनी कभी खरीदेगा क्या? सारे देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है। और इसलिए कि अपने दोस्त, अपने यार को 12 करोड़ नौकरियां केवल कोरोना में चली गई, डीयू जेएनयू नई शिक्षा नीति में बर्बाद कर दिया गया है, और सारे देश में गरीबी रेखा सबसे ऊपर जा रही है। 25 से 35 करोड़ गरीब होते थे, अब 80 करोड़ गरीब हैं इस देश में, और प्रधानमंत्री का दोस्त दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति बन गया है। ये गैप जो पैदा हुआ है, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिखरे दूंगा। प्याज का दाम बढ़ने पर जिस देश में सरकार गिर जाती थी, अब ऐसे ऐसे जाहिल लोग हो गए हैं कि सारा दाम बढ़ गया, लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि मोदी कुछ भी करे, आरक्षण तो खत्म कर दिया ना, मुसलमानों को ठीक तो किया, इस पर लोग खुश हो रहे हैं। सरकारें बदल जाएंगी, लेकिन ये जो नफरत हमारे आपके घर में बो दी गई है, उस नफरत को खत्म होने में पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी चिंता मेरी। और माफ करिए, अगर आपके घर के, मोहल्ले के, आपकी बस्ती के किसी मुसलमान के सामने अगर आप खड़े नहीं हुए उसे बचाने, तो आपको बचाने कोई खड़ा नहीं होगा। दलित के सामने पिछड़ा नहीं खड़ा हुआ, अति पिछड़ा के साथ दलित नहीं खड़ा हुआ, आदिवासी के साथ हम सब मिलकर नहीं खड़े हुए, महिलाओं के साथ सब मिलकर नहीं खड़े हुए, तो माफ करिए हमारी कोई एका है नहीं, सब मारे जाएंगे बारी बारी। और जो नारा था, जो लड़ाई थी, वो लड़ाई तो कहीं दूर चली जाएगी। संस्थाओं की बर्बादी ने, आप कल्पना करिए सरकार बदल जाएगी तो क्या एक दिन में सारी संस्थाएं वापस हो जाएंगी? ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोई वापस कर पाएगा? बिहार और तमिलनाडु 2 राज्य ऐसे थे जिन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया, उसकी 2 पार्टियों ने विरोध किया, बाकी और कौन कहां खड़ा था भाई? हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में आजकल राजनीति कहां चली गई है। एक जमाने में नारा था कि चढ़ गुंडन की छाती पे मुहर लगेगा हाथी पे, हाथी चलता, और उसके बाद क्या क्या नारा था? ठाकुर बाभन बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। और वो नारा कहां चला गया? हाथी चलता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये विचारधारा से जो समझौता हुआ है ना, ये हमारे विनाश का कारण है। हमारे यहाँ भी और परशुराम का फरसा पकड़ लेते हैं लोग भाई, जाति जनगणना भी कराएंगे, और दूसरी तरफ पर, और जहां परशुराम का फरसा लगाए थे, अब की बारिश में वो फरसा गिर गया, वोट नहीं मिला, सरकार चली गई, फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इस देश में वंचित शोषित के पक्ष में खड़ा होना सबसे बड़ा न्याय का काम है। और यह आखिरी बात कि संस्थाएं इस तरह से बर्बाद की गई हैं कि उन संस्थाओं को बचाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। संविधान खत्म, आरक्षण 2 जगह लागू, शिक्षा बर्बाद, निजी हाथों में बेच दी गई, सरकारी नौकरी खत्म, आरक्षण को बिना बोले खत्म कर दिया गया। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे? पहले के समय में लोग कहते थे कि बच्चा क्या कर रहा है, तो 10वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहा है, बड़ा होके क्या बनेगा, तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। आजकल बच्चा क्या कर रहा है, तो आजकल अभी हनुमान चालीसा का जाप कर रहा है, बड़ा होके क्या करेगा, मस्जिद के नीचे से शिवलिंग खोजेगा। ये काम करवाया जा रहा है। मेरे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी करते थे और कांवड़ ढोने कोई नहीं जाता था। 15 साल बाद
15 लोग कांवड़ ढोने गए और सरकारी नौकरी वाला कोई बचा ही नहीं है, सब रिटायर हो गए। ये सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने। और हमारे बच्चों को इतिहास नहीं पढ़ने दिया गया। सांस्कृतिक जड़ें जिस समाज की कमजोर होती है, उसकी राजनीतिक जड़ें कभी मजबूत नहीं हो सकती। बौद्धिक लोगों, गांव के लोगों, इस कस्बे के लोगों, आप ये बात समझ लो, हम लोग दिल्ली से चलकर आए तो इसका मतलब कोई भारी भरकम विद्वान या कोई बड़ी बात नहीं। जितनी हमारी उम्र होगी उससे ज्यादा उम्र तो लोगों ने संघर्षों में यहाँ बिता दी है। ऐसे लोग यहाँ पर संग में बैठे होंगे। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि उन बड़ी बड़ी राजधानियों में बैठकर हमारे आपके घरों के बच्चों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, उसके फैसले लिए जा रहे हैं। गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही, शिक्षा बिल्कुल चौपट हो गई। मीडिया में आपके लोग नहीं है, कहते हैं आरक्षण। आरक्षण कहां? जहां आरक्षण नहीं है, एक बात बताओ, वहां कोई क्यों नहीं है रिजर्व कैटेगरी का, SC ST OBC माइनॉरिटी? और इसलिए एक जमाने में मेरे पिताजी पुराने कॉमरेड थे, वो हम लोग को बचपन में गाना सुनाते थे कि हम मेहनत कश जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। वो जो ख्वाब था, वो जो इंकलाब था, वो जो बराबरी की दुनिया थी, वो जो न्याय की दुनिया थी, उसको बनाने का ख्वाब तो हमारे सामने चकनाचूर कर दिया और हम साहब बचा नहीं पाए। कड़वी सच्चाई ये है कि हम सब मूक दर्शक हैं। हम लोग थोड़े से कन्विंस करने के लिए आ गए, या भाषण देके चले जाएंगे। हो सकता है कल को लोग भूल भी जाएं। हम गांव तक नहीं जा रहे, हम लोगों के बीच नहीं जा रहे, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे। हम शायद अपने दिलासा दिलाने के लिए काम कर रहे। आने वाली पीढ़ियां 25 साल बाद जब ये मुल्क अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहा होगा, 100 साल पूरे हो जाएंगे, उस समय हो सकता है आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब तुम लोग थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU थी, भारत का संविधान और मंडल थोड़ा थोड़ा बचा था, लोगों की साझी शहादत, साझी विरासत का भारत बचा था, आरक्षण था, सरकारी क्षेत्र थे, सरकारी संपत्ति थी, और हमको तुम कौन सा भारत सौंप के गए? न आरक्षण बचा है, न सामाजिक न्याय बचा है, केवल नफरत का भारत बचा है। माफ करिए, हम जवाब देने की स्थिति में नहीं होंगे। मैं केवल सबको झोंक कर इसलिए बोलना चाहता हूं कि 25 साल 50 साल बाद आने वाली पीढ़ियों से ये कह सकूं, आंख में आंख डाल करके, कि जब सब कुछ बर्बाद किया जा रहा था तब भी हम भारत का संविधान और मंडल की लड़ाई लड़ रहे थे। आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।